देखिए, ये फैसला तो कोर्ट ने 17 सालों के बाद दे दिया। हो सकता है मुलजिमीन ये दावा कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ हुआ, पर जो बम धमाकों के पीड़ित है उनके साथ तो कतई इंसाफ नहीं हुआ। वो इंसाफ की उम्मीद में 17 सालों तक अपने जख्म लेके अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट दौड़ते रहे, लेकिन ये इंसाफ नहीं हो सका। और अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, वो फेल हुए स्टेब्लिश करने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस कि अक्यूज इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि अदालत ने सस्पेक्ट कहा है कि इसमें कुछ दिखता है, लेकिन वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि यूएपीए के सेक्शन 16-18 में इतनी बड़ी फांसी उम्र कैद की सजा दी जा सके। तो हम तो मायूस हैं, लेकिन हाईकोर्ट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सबके लिए, स्टेट के लिए भी खुले हुए हैं, मुतासरीन के लिए भी खुले हुए हैं। अपने जो लीगल रेमेडी अवेल करेंगे सब लोग। कोर्ट में या किसी और ऊपर की दूसरी अदालत में जाते हैं तो क्या आधार दिखता है आपको इस केस में और इस फैसले में, जिसको आपको लगता है कि लोअर कोर्ट्स उनको संज्ञान में लेने में, उन पे सोच विचार करने में रहेंगे, हाईकोर्ट विचार करेगा उस पर? हमने भी जजमेंट पढ़ा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा। ऑपरेटिव पार्ट भी हम कोर्ट में थे, आप भी थे, सुना था कि यूएपीए सैंक्शन कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था कि उसने 2008 के बाद से यूएपीए सैंक्शन को हर कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में मैटर 3 बार गया, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गया, वहां से वो रिजेक्ट हुआ। अब कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, हाई कोर्ट को उस पर रिवीजन करना होगा कि यूएपीए सैंक्शन कैसे इलीगल डिक्लेयर हुआ। और जो अक्यूज ने थ्रू आउट कहा कि उनके साथ टॉर्चर हुआ, जज साहब ने अपने फैसले में, AK लाहौटी साहब ने बोला ऐसा कोई टॉर्चर का प्रूफ नहीं मिला। स्पेशली 7वीं अक्यूज नंबर 1 के खिलाफ में जजमेंट में उन्होंने लिखा है। और बाकी जो इधर उधर के हॉस्टाइल विटनेस हुए, मीटिंग के विटनेस हॉस्टाइल हुए, और जज साहब ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि ATS के ऑफिसरान ने एकदम संजीदगी से गवाही दी है, उनकी गवाही में कोई फॉल्ट नहीं है, पर वो लिंक नहीं होने की वजह से जो विटनेस हॉस्टाइल हुए, 164 के विटनेस, 39 विटनेस हॉस्टाइल हुए मीटिंग के, और जो पर्टिकुलर प्लेस के विटनेस हॉस्टाइल है, उसकी बुनियाद पे एक लिंक स्टेब्लिश नहीं होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब है कि कोर्ट को डाउट था, और वो डाउट ज्यादा अक्यूज के फेवर में गया, ना कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के फेवर में। शाहिद जी, हम देख रहे हैं कि 2005 से लेकर 2010 के बीच के 3 ऐसे बड़े मामले हो गए। 2006 का ट्रेन ब्लास्ट, 2006 का मालेगांव ब्लास्ट और 2008 का मालेगांव ब्लास्ट। इन सभी मामलों में ज्यादातर आरोपी जो छूट गए। 2006 में जो बचे हुए आरोपी, उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ अब तक। तो कहीं ना कहीं ATS की जांच पद्धति पे, या उस समय उनको ठीक से कानून का ज्ञान नहीं था, चार्जशीट ठीक से बनाई नहीं, कि ये सारे जो मामले एक के बाद एक ATS फेल क्यों रही? देखिए, मैं तो 2008 बॉम्ब ब्लास्ट की बात करता हूँ, जिसमें हमने बहुत सारा इंटरव्यू किया और ज्यादा हमको इसके बारे में जानकारी है। ये मामला 2011 में जब ATS से NIA ने ले लिया था अपने हाथ में, तो उन्होंने 2016 तक क्या किया? उनके पास पूरा लीगल राइट था, वो री इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, जिस तरीके से उन्होंने 2000 मालेगांव 6 में किया। उन्होंने दूसरे अक्यूज को पकड़ा, इसमें उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ 12 या 13 विटनेस के एविडेंस रिकलेक्ट किए, कोई फ्रेश विटनेस लाया नहीं। इस मामले में अगर वो आज ये आरोपी कहते हैं कि हम बेकसूर थे, तो NIA के पास तो केस था पूरा, वो अपना फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करके दूसरे अक्यूज पकड़ते, जैसे उन्होंने 2006 में दान सिंह को पकड़ा, लोकेश शर्मा को पकड़ा, इसमें भी तो था उनके पास में। और NIA ने सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़ के बाकी सब लोगों के खिलाफ में ATS की जानिब से जमा किए गए सबूत को माना, और कोर्ट में उसी की बुनियाद पे केस चला। हालांकि आखिरी में तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए भी कन्विक्शन मांग लिया। तब NIA तो ये नहीं कह सकते कि ATS का तफसीर गलत था, उनका तफसीर सही था, तभी तो चार्ज भी फ्रेम हुए थे। तो अभी ATS के क्या खामी है वो तो सरकार को देखना पड़ेगा, पर इसमें तो नुकसान तो मुतासरीन का हुआ, जो पीड़ित है उनका नुकसान हुआ। हर केसेस में पीड़ित का नुकसान हुआ, उनको तो इंसाफ मिला नहीं। तीनों केस ले लीजिए आप, तीनों में इंसाफ कहाँ मिला पीड़ित को अभी तक? एक वाक्य और हुआ था इस केस के दौरान, जब 2014 में सरकार बदली थी, जब 2015 में इस केस के PP जो है वो बदल दिए गए थे। पहले एडवोकेट रोहिणी सालियन हुआ करती थी, और उनके बाद अब एडवोकेट अविनाश रसाल को लाया गया था। रोहिणी सालियन ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर दबाव था कि NIA के लोगों को कुछ विशेष आरोपियों के खिलाफ सौंप जाने के लिए कहें। खैर, बाद में इससे सरकार, NIA और सभी ने इनकार किया था। लेकिन क्या आप मानते हैं कि PP का बदला जाना इस केस में एक अहम मोड़ था? नहीं, ये तो साबित हुआ, ट्रायल चलने के बाद ये तो साबित हुआ, क्योंकि जो रोहिणी सालियान ने क्लेम किया था, वो क्लेम तो चार्जशीट का, सप्लीमेंट्री चार्जशीट का NIA का हिस्सा था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आपने क्लीन चिट थी, आप चाहते थे कि आपका प्रोसिक्यूटर उस पर नो ऑब्जेक्शन दे, तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दे दिया।
मतलब वो उनको तो एटीएस का एविडेंस भी देखना था ना। उस टाइम पे तो कोर्ट के सामने सारे एविडेंस थे। जो चार्ज फ्रेम हुआ वो एनआईए की चार्जशीट की बुनियाद पे नहीं हुआ, वो तो दोनों चार्जशीट पैरेलल रख के जज साहब ने चार्ज फ्रेम ही किया। तो कोई भी ईमानदार जो ऑफिसर होगा प्राइमा फेसी देखने के बाद उसने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्चार्ज नहीं किया किसी भी अक्यूज को। जो डिस्चार्ज हुए चार्ज फ्रेम करने के टाइम पे ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज हुए। प्राइमा फेसी कोर्ट, हर कोर्ट ने, अपर कोर्ट ने भी माना कि प्राइमा फेसी केस है, एविडेंस है, लेट दी ट्रायल कोर्ट डिसाइड, वहीं पर उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो ये जो विटनेस हॉस्टाइल हुए उसकी बुनियाद पे ये केस का जजमेंट हमारे पास आया। पर हो सकता था अगर रोहिणी सालियान होती तो कुछ और फैसला हो सकता था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.